हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका में ट्रंप के जो बुरे दिन शुरू हुए थे, अब वे और भी खतरनाक मोड़ लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब साफ अंदाजा लग चुका है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाला है, और यही वजह है कि उन्होंने अचानक अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। माहौल कुछ ऐसा है जैसे तूफान से पहले की शांति हो, और ट्रंप उस शांति में अपनी अगली चाल बुन रहे हों। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो भारतीय मूल के नेताओं ने अमेरिका के कई राज्यों और शहरों में ट्रंप और उनकी पार्टी का सफाया कर दिया है। यह नजारा देखकर ट्रंप को जैसे भारत की याद आने लगी है, और फिर बिना देर किए उन्होंने भारत यात्रा को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें फिर से वही मंच चाहिए, वही भीड़, वही मोदी की झप्पी और वही कैमरों की चमक जो कभी हाउडी मोदी में देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, ट्रंप अब खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। उन्होंने एक नया बयान जारी करके दुनिया को बताया है कि मोदी न सिर्फ एक अच्छे इंसान है, बल्कि उनके सच्चे दोस्त भी हैं। बयान में वही पुराना ट्रंप टोन था, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा दोस्ती और थोड़ा राजनीतिक गणित। जोश में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तो टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान को गले लगाया, लेकिन जब अमेरिका की हालत खराब होनी शुरू हो गई तो उन्हें भारत की याद आ रही है। हालांकि ट्रंप के लिए एक राहत भरी खबर भी आई है। उनकी नई पासपोर्ट पॉलिसी, जिसमें सिर्फ 2 जेंडर को ही मान्यता दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो ट्रंप कैंप के लिए राहत की सांस जैसा है। लेकिन बात जब टैरिफ केस की आती है तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप को किसी भी कीमत पर रियायत देने के मूड में नहीं दिख रहा। कोर्ट में सवालों की बौछार हो रही है, और ट्रंप के मंत्री बार बार मीडिया में जाकर अपने टैरिफ डिफेंस की सफाई दे रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप अपनी टीम के साथ प्लान बी पर काम शुरू कर चुके हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प खबर सामने आई है। ट्रंप के लिए यह जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण हो। जिस अब्राहम एकॉर्ड्स की शुरुआत उन्होंने की थी, अब उसमें सेंट्रल एशिया का एक बड़ा मुस्लिम देश कजाकिस्तान लगभग शामिल होने वाला है। चीन और रूस दोनों को झटका देते हुए कजाकिस्तान ने जैसे अमेरिका के रास्ते पर कदम बढ़ा दिया है। ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं, पर इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत गहरी कहानी छिपी है, और उस कहानी की अगली कड़ी आपको आगे बताएंगे। और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर एलॉन मस्क को $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का पैकेज क्यों दिया जा रहा है। टेस्ला कंपनी के बोर्ड ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला आखिर किन वजहों से लिया कि दुनिया के सबसे चर्चित सीईओ को इतनी रकम सौंपने की तैयारी हो गई। सवाल यह नहीं कि रकम कितनी है, बल्कि यह है कि आखिर इसके पीछे क्या सोच है, क्या रणनीति है। और आगे हम विस्तार से जानेंगे कि किन परिस्थितियों में एलॉन मस्क को $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा की राशि दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कौन कौन से विशाल टारगेट पूरे करने होंगे, किस स्तर की परफॉर्मेंस और किस रफ्तार से उन्हें टेस्ला को आगे ले जाना होगा। यह सब कुछ एक एक कर खुलासा होगा। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि आखिर नेटवर्थ और वेतन की कमाई में फर्क क्या होता है। और फिर वीडियो के अंत में आएगा वो पल जिसका सबको इंतजार रहेगा, जब हम जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को भारत की आत्मा क्यों कहा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का असली महत्व क्या है, और यह गीत भारत के लिए इतना अहम क्यों है, इसकी भी चर्चा होगी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक एंड वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप का गेम 2 प्लान आखिर है क्या। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी टैरिफ नीति को गैर कानूनी ठहराती है तो वे गेम 2 नाम की नई योजना लागू करेंगे। यह प्लान असल में उनके लिए बैकअप रणनीति है, ताकि अगर उनकी मौजूदा नीति रद्द हो जाए तो वे तुरंत दूसरा कदम उठा सकें। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ यानी आयात पर लगने वाला कर उनके देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। उनका कहना था कि इन फैसलों ने अमेरिका को दुनिया के सामने मजबूत बनाया है, और अब कोई भी देश उनके साथ व्यापार में मनमानी नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि जब चीन की तरफ से रेयर अर्थ्स और मैग्नेट्स की सप्लाई को लेकर खतरा पैदा हुआ था, तब उन्होंने कुछ ही सेकंड में फैसला लेकर अमेरिका के हितों की रक्षा की थी। इस बयान से साफ है कि ट्रंप अब अदालत के फैसले की दिशा को देखते हुए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर रहे हैं, ताकि आर्थिक नीतियों में रुकावट ना आए। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सवाल उठे और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर जजों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत यह जांच रही है कि क्या राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो कांग्रेस की अनुमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लागू कर सकें। 3 कंजर्वेटिव और 3 लिबरल जजों ने चिंता जताई कि 1977 के जिस कानून के तहत ट्रंप ने यह निर्णय लिए, क्या वो वास्तव में राष्ट्रपति को इतनी असीमित ताकत देता है। यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि अगर अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति की सीमा तय है तो ट्रंप की आर्थिक नीति पर गहरी चोट पड़ेगी। यह वही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें 3 जज खुद ट्रंप ने नियुक्त किए थे, पर अब वही अदालत उनकी नीतियों को सीमित करने की दिशा में जा सकती है। यह फैसला सिर्फ एक केस का परिणाम नहीं, बल्कि अमेरिका के भविष्य की आर्थिक दिशा तय करेगा और दुनिया भर के व्यापारिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप ने भारत यात्रा और मोदी से रिश्ते को लेकर क्या कहा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस आत्मविश्वास के साथ भारत आने की बात कही, वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में गर्मजोशी की नई शुरुआत का संकेत है। ट्रंप ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत लगातार जारी है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक सौदे को लेकर अहम प्रगति हो रही है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक अच्छा इंसान और सच्चा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से तेल की खरीद में भारी कटौती की है और इस दिशा में मोदी की सोच बेहद व्यावहारिक है। ट्रंप के चेहरे की मुस्कान से साफ था कि वे भारत को न सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार बल्कि आर्थिक ताकत के रूप में भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया है और वे इस यात्रा को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये सब सुनकर यह समझना मुश्किल नहीं कि अमेरिका और भारत के बीच निकटता आने वाले समय में और मजबूत होने वाली है। आइए अब समझते हैं कि कजाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर क्या संदेश दिया। तो कजाकिस्तान का अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना कोई साधारण कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक बेहद रणनीतिक चाल है। इस कदम से उसने दुनिया को यह संकेत दिया है कि वो वैश्विक राजनीति में अपने लिए एक संतुलित और स्वतंत्र जगह बनाना चाहता है। अब्राहम अकॉर्ड्स वो समझौता है जो अमेरिका की पहल पर इस्राएल और कई मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए बनाया गया था। कजाकिस्तान पहले से ही इस्राएल के साथ आर्थिक और राजनयिक रिश्ते रखता है, लेकिन अब इस समझौते का हिस्सा बनकर उसने ये दिखाया है कि वो पश्चिमी देशों के साथ भी अपने रिश्ते और गहरे करना चाहता है। इस समय सेंट्रल एशिया वो क्षेत्र है जहां रूस का पारंपरिक प्रभाव रहा है और चीन ने अपनी आर्थिक ताकत से जगह बना ली है। ऐसे में कजाकिस्तान का यह कदम अमेरिका के लिए मौका है कि वो इस इलाके में दोबारा अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। ये कदम कजाकिस्तान की मल्टी वेक्टर नीति का हिस्सा है, जिसमें वो रूस, चीन और पश्चिमी देशों के साथ एक साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। ये नीति उसे क्षेत्रीय राजनीति में एक संतुलित शक्ति के रूप में स्थापित करती है। अब जान लेते हैं कि इस कदम से कजाकिस्तान और अमेरिका दोनों को क्या फायदा हुआ। तो इस कदम से कजाकिस्तान को जहां अमेरिका से गहरे रिश्ते और इजरायल से तकनीकी सहयोग मिलेगा, वहीं अमेरिका को मध्य एशिया में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने का मौका मिला है। कजाकिस्तान अब तेल और गैस पर निर्भर अर्थव्यवस्था को बदलकर कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास की ओर बढ़ना चाहता है। इजरायल इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी है और कजाकिस्तान के लिए एक आदर्श साझेदार साबित हो सकता है। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन के लिए यह सफलता राजनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि इससे वो अब्राहम अकॉर्ड्स को जीवित और बढ़ते हुए ढांचे के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। सऊदी अरब जैसे बड़े देशों को इसमें जोड़ने की अमेरिकी कोशिश जारी है, लेकिन कजाकिस्तान की एंट्री ने इस प्रक्रिया को फिर से गति दी है। यह कदम दुनिया को दिखाता है कि पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सत्ता का समीकरण बदल रहा है और कजाकिस्तान इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप की नई पासपोर्ट नीति क्या है और इसका असर किन पर पड़ेगा। तो बात शुरू होती है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले से, जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को यह अधिकार दिया कि वो पासपोर्ट में केवल 2 जेंडर ही मान्यता दे, पुरुष और महिला। इस फैसले के बाद अब कोई व्यक्ति अपने पासपोर्ट पर एक्स यानी नॉन बाइनरी जेंडर का चयन नहीं कर सकेगा। यह नीति ट्रंप के कार्यकाल में जारी उस आदेश का हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका सिर्फ 2 सेक्स को मानेगा, जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज जीव वैज्ञानिक पहचान के आधार पर। कोर्ट ने निचली अदालतों के उस आदेश को पलट दिया जिसने सरकार को एक्स जेंडर विकल्प देने के लिए बाध्य किया था। सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने माना कि पासपोर्ट पर जन्म से जुड़ी जानकारी दिखाना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि यह किसी की पहचान नहीं बदलता, बल्कि केवल एक ऐतिहासिक तथ्य को दर्शाता है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने इसे समाज में स्पष्टता लाने वाला कदम बताया है, जिससे पहचान से जुड़ी गड़बड़ियां खत्म होंगी। अब समझते हैं कि इस फैसले से ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी लोगों में डर और विवाद क्यों बढ़ा। तो इस नीति ने अमेरिकी समाज के एक बड़े वर्ग में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की जज केतानजी ब्राउन जैक्सन ने अपने विरोध में लिखा कि यह नीति नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालती है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में ऐसे लोग एयरपोर्ट या विदेश यात्रा के दौरान पहचान मेल न खाने के कारण जांच और दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं। जैक्सन का मानना है कि सरकार की यह नीति ट्रंप के उस पुराने बयान से प्रेरित है जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर पहचान को झूठा बताया था। मानवाधिकार समूहों ने भी चेताया है कि यह फैसला न सिर्फ आत्मसम्मान बल्कि नागरिक स्वतंत्रता पर भी चोट है। वहीं समर्थक पक्ष का कहना है कि यह फैसला सरकार की विदेश मामलों से जुड़ी जिम्मेदारी को मजबूत करता है, क्योंकि पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। कुल मिलाकर इस नीति ने अमेरिका में जेंडर पहचान और अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है।
आइए अब जानते हैं कि एलन मस्क को इतना बड़ा पे पैकेज आखिर मिला कैसे। तो टेस्ला के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा इनाम है जो किसी भी कॉर्पोरेट लीडर को मिला है। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क के लिए $1000 ट्रिलियन का विशाल पे पैकेज मंजूर किया है। इस पैकेज की खासियत यह है कि मस्क को यह धनराशि तुरंत नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें आने वाले 10 वर्षों में कई कठिन परफॉर्मेंस टारगेट्स पूरे करने होंगे। मस्क के पास पहले से ही करीब $490.1 बिलियन की संपत्ति है, और अगर वो इन सभी टारगेट्स को हासिल कर लेते हैं तो उनकी कुल नेटवर्थ $2.4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि वो 7 देशों के जीडीपी से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने यह फैसला तब लिया जब मस्क ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी शर्तें मंजूर न हुई तो वो कंपनी छोड़ सकते हैं। इस धमकी और उनके प्रदर्शन के रिकॉर्ड को देखते हुए कंपनी ने भारी बहुमत से इस योजना को मंजूरी दे दी है। अब समझते हैं कि इस ऐतिहासिक योजना के अंदर क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं। तो इस योजना को 12 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से हर हिस्सा तभी मिलेगा जब मस्क तय किए गए व्यावसायिक लक्ष्य पूरे करेंगे। पहला चरण तब शुरू होगा जब टेस्ला का बाजार मूल्य $2 ट्रिलियन तक पहुंचेगा और 20 मिलियन कारें ग्राहकों तक पहुंच जाएंगी। इसके बाद अगला चरण तब खुलेगा जब कंपनी $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू हासिल कर लेगी और 1 मिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार होंगे। अगर टेस्ला सभी चरणों में सफलता प्राप्त करती है तो उसका कुल मूल्य $8.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जिससे मस्क के पास कंपनी के लगभग 25% शेयर होंगे। इस योजना का असली मकसद मस्क को अगले 7.5 साल तक टेस्ला के साथ जोड़े रखना और कंपनी को ऑटोमोबाइल से लेकर रोबोटिक्स के युग में पहुंचाना है। रॉयटर्स के एनालिसिस के अनुसार अगर टेस्ला सिर्फ पहले 2 लक्ष्य हासिल कर ले, यानी $2 ट्रिलियन वैल्यूएशन और 20 मिलियन गाड़ियों की डिलीवरी हासिल भी कर ले, तो एलन मस्क को करीब $26 बिलियन की कमाई होगी। ये रकम उन तीनों टेक सीईओ मार्क जकरबर्ग, टिम कुक और जेनसन हुआंग के अब तक के पूरे वेतन, बोनस और स्टॉक आधारित कमाई की कुल राशि से ज्यादा है। इस लाइन का मतलब यह नहीं है कि एलन मस्क कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ के मामले में मार्क जकरबर्ग, टिम कुक और जेनसन हुआंग से ज्यादा अमीर हो जाएंगे, बल्कि यहां बात लाइफ टाइम पे यानी उनके पूरे करियर में वेतन, बोनस और स्टॉक आधारित कमाई की हो रही है, नेटवर्थ की नहीं। जकरबर्ग की नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति लगभग $212.5 बिलियन है, जो उनकी मेटा कंपनी के शेयरों की कीमत पर आधारित है, ना कि उनके वेतन कमाई पर। अब समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को भारत की आत्मा क्यों कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि वंदे मातरम कोई साधारण गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की धड़कन है, उसका मतलब यह है कि यह गीत हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की ज्वाला जलाता है। जब मोदी कहते हैं कि ये एक मंत्र, एक सपना, एक ऊर्जा और एक संकल्प है, तो वे ये समझाना चाहते हैं कि वंदे मातरम हमारे भीतर वो अदृश्य शक्ति जगाता है जो हमें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती है। इस गीत के हर शब्द में वो भाव छिपा है जो हमें अपने अस्तित्व से जोड़ता है। यह गीत हमें इतिहास की उन बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। मोदी ने जब कहा कि इन शब्दों में मां भारती की आराधना है, तो उनका आशय यह था कि यह गीत हमारे मन की वो प्रार्थना है जो हमें अपने देश के प्रति समर्पण की भावना में डुबो देती है। सामूहिक रूप से जब लाखों लोग एक साथ वंदे मातरम कहते हैं तो ये केवल एक गान नहीं रहता, ये राष्ट्र की आत्मा का कंपन बन जाता है जो हर भारतीय को गर्व से सिर उठाने की शक्ति देता है। बता दें कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में की थी। ये गीत उन्होंने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और बंकिम चंद्र ने इस गीत के माध्यम से देशवासियों में देशभक्ति और आजादी की भावना जगाई। इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। भारत इसे सम्मान इसलिए देता है क्योंकि ये केवल गीत नहीं बल्कि मां भारती की आराधना है। इसके शब्द हर भारतीय के हृदय में गर्व, एकता और समर्पण की भावना भर देते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के महत्व को कैसे बताया। तो प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया क्योंकि ये वो क्षण है जब पूरा देश उस गीत की रचना का 150वां वर्ष मना रहा है जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी थी। मोदी का कहना था कि यह अवसर करोड़ों भारतीयों में नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौर में देश को जोश से भर दिया था और आज भी यही गीत हर पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का एहसास कराता है। यह गीत एक ऐसे दीपक की तरह है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं, जो हर भारतीय को याद दिलाती है कि हमारी शक्ति हमारी एकता में है। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि वंदे मातरम का यह सफर भारत की आत्मा की कहानी है जो हर युग में हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ गीत का उत्सव नहीं बल्कि उस भावना का उत्सव है जो भारत को भारत बनाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ फैसला सुनाएगी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।